हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मज़े से होंगे। मैं मैथ्स गुरु, हम यहाँ पढ़ाते हैं क्लास 10 की मैथ्स, जिसका जो है आज मैं बहुपद चैप्टर लेकर आया हूँ। इससे पहले जो है मैंने वास्तविक संख्याएं पूरा चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर जो भी चैनल पे नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं वास्तविक संख्या की, तो पहले वो उन वीडियो को देखें, फिर उसके बाद आज के लेक्चर को कंटिन्यू करें। तो आज हम बहुपद पढ़ाएंगे। बहुपद के बारे में, बहुपद पढ़ा स्टार्ट करने से पहले, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ी मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे भाई बहुपद क्या होता है, आज हम पढ़ाएंगे बहुपद। बहुपद, बहु देखो इसके नाम से क्या पता चल रहा है। बहु का मतलब बहुत से, पद का मतलब पद। बहुत से पदों से, बहुत से पदों का समूह बहुपद कहलाता है। जैसे तुमने ले लिया 2x + 3, सही है, तो ये बहुपद हो गया। जैसे तुमने ले लिया 4x² + 2x + 3, तो ये बहुपद हो गया। अब आपके बहुपद स्टार्ट करने से पहले मैं जो हूं आपको चर और अचर संख्या के बारे में बता दे रहा हूं। चर पद और अचर पद। चर पद कौन से होते हैं? चर संख्या। चर संख्या या पद, चर संख्या कौन सी होती हैं? चर संख्या होती हैं जैसे x y z a b c, सही है। जो ये संख्या होती हैं ये चर पद होते हैं, ये चर संख्या कहलाती हैं। और अचर पद क्या कहलाते हैं? अचर संख्या या अचर पद? अचर संख्या या पद। तो अचर संख्या क्या कहलाती हैं? जैसे 1 2 3 4 5, तो ये सब क्या कहलाएंगे? अचर पद कहलाएंगे। तो आपने चर और अचर पद के बारे में समझ लिया, सही है। चर पद कौन से कहलाएंगे? जो x y z या a b c d या कुछ भी संख्या हो अल्फाबेट में, वो चर पद कहलाएंगे। और अचर पद जो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 कितने भी, तो ये अचर पद कहलाएंगे, सही है। तो आपने चर और अचर पद के बारे में समझ लिया। अब हम देखते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद की आप पहचान कैसे करेंगे? देखिए, बहुपद की पहचान करने के लिए जो चर के पावर होती है वो पूर्णांक होना चाहिए। चर संख्या मैंने बता दी, जैसे x y z, चर के पर जो पावर होती है वो पूर्णांक होना चाहिए। जैसे 2x + 3, तो देखिए ये चर संख्या है ना x, इसके पावर देखो 1 है। तो मैंने बताया बहुपद की पहचान करने के लिए चर के पावर पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब पूरा अंक होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 0 कुछ भी हो, पूर्णांक होना चाहिए, तो वो बहुपद कहलाएगा। जैसे और लो, जैसे 2x² + 3x + 5, तो देखो जितने भी इसमें चर है, चर कौन है? x वाले हैं। y भी होता है, y की फॉर्म में जब लेंगे तो वो y चर होगा, सही है। अब यहाँ पे देखो x चर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये बहुपद कहलाएगा। अब बहुपद कौन से नहीं होंगे, या पहले एक आध एग्जाम्पल और देख लो। जैसे तुमने ले लिया 3x³ + 5x² + 2x + 6, तो ये भी जो है बहुपद हो गया। देखो सब में चर के पावर पूर्णांक है। देखो यहाँ 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है। तो देखो सभी में चर के पावर कितनी है? पूर्णांक है। तो ये सब बहुपद हो गए, सही है। अब बहुपद कौन से नहीं कहलाएंगे? जो बहुपद नहीं होते हैं, जैसे तुमने ले लिया x² + 2√x + 3। देखो अंडर का मतलब क्या होता है? 1/2। देखो यहाँ तो पावर 2 है, पर यहाँ पे x की पावर कितनी है? अंडर का मतलब होता है 1/2। पावर का अंडर का मतलब होता है उसके पावर 1/2। तो x की पावर कितनी है? 1/2 और +3। देखो यहाँ पे कहीं पावर पूर्णांक है क्या? नहीं है, नहीं है पूर्णांक, तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ऐसी और एग्जाम्पल देखो, जैसे तुमने ले लिया
1/2x प्लस 3, ये भी बहुपद नहीं होगा। अपॉन में भी जो है बहुपद नहीं होना चाहिए, सही है। अगर तुम ये बहुपद क्यों नहीं होगा, अगर तुम इस पूरी संख्या को ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 के पावर -1। देखो इसके पावर +1 है, अब पूरी संख्या ऊपर आएगी तो उसके पावर -1 हो जाएगी, सही है। ये पूरी जो टर्म है ये ऊपर आएगी तो इसके पावर होल -1 हो जाएगी। ये तो पता ही होगा भाई, ऊपर नीचे होती है तो नीचे से कोई संख्या ऊपर लेके जाते हैं तो उसके पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस होगी तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगी तो प्लस हो जाएगा। अब देखो ये पूरी संख्या थी 2x प्लस 3, इसके पावर थी +1, अब ऊपर लेगा तो क्या हो गया -1। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जो है इसके पावर जो है -1 आ जाएगी, तो यानी कि ये भी जो है बहुपद नहीं है, ठीक है। अपॉन में भी जो है बहुपद नहीं होता है। अगर कोई भी संख्या चर वाली पद जो है अपॉन में आ जाए तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 3 क्या ये बहुपद है, आप कहेंगे नहीं ये बहुपद है। कैसे है, देखो हम इस पे ये भी तो लिख सकते हैं 3 है x के पावर 0, 3x की पावर 0, और आपको पता है x के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। x के पावर 0 की जगह पे 1 कर देंगे तो 3 की 1 से गुणा करेंगे तो 3 तो आ जाएगा, तो यानी कि 3 भी जो है वो भी बहुपद है, सही है। बहुपद के बारे में समझ लिया। बहुपद में क्या होता है भाई, जो भी चर संख्या होती हैं उनकी पावर पूर्णांक होना चाहिए, और जो चर संख्या होती है वो अपॉन में भी नहीं होंगी, सही है। अगर अपॉन में होंगी तो वो भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया बहुपद के बारे में। अब देखिए बहुपद को जो है 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एक तो जो है पदों को लेकर किया गया और दूसरा जो है घातों को लेकर किया गया है। अब पदों वाले बता दूंगा और घातों वाले बता दूंगा। पहले बहुपद लिख लो, ये सब मैंने बहुपद लिख दिए, सही है। बहुपद तो पहचान गए होगे क्या होता है, चर के पावर पूर्णांक होना चाहिए। अब देखो इसे जो है 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया, एक घातों को लेकर और एक पदों को लेकर। तो पहले मैं पदों के हिसाब से वर्गीकरण कर दे रही हूँ। जैसे देखो इसमें कितने पद हैं, 1 2, तो ये द्विपद बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विपद बहुपद। एक पद वाला भी ले लूं, जैसे जो है 3 है, देखो इसमें एक पद है तो ये क्या कहलाएगा, एक पद बहुपद। एक पद बहुपद, पदीय बोलते हैं बहुपद को ना, एक पदीय बहुपद बहुपद, तो मैंने पद लिख दिया, सही है। ये एक पद है तो एक पदीय बहुपद, 2 पद है तो द्विपद बहुपद, 3 पद है, देखो इसमें कितने पद हैं 1 2 3, तो ये त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, सही है। ऐसी 4 पद होंगे तो वो 4 पदीय बहुपद, 5 पद होंगे तो वो 5 पदीय बहुपद। जैसे ये 1 2 3 4, 4 पद है तो 4 पदीय बहुपद। ऐसे ये देखो 1 2 3 4, 4 पद है तो 4 पदीय बहुपद। ये तो पदों के हिसाब से आपने समझ लिया। अब आ जाओ घातों के हिसाब से। इसके पावर तो है नहीं, इसे तो छोड़ दो, ये वाला देखो इसमें जो है कितनी पावर है, x के पावर कितनी है 1, तो एक घात बहुपद बोलेंगे इसे, पर एक घात ना बोल के इसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। एक घात जिसकी पर होती है ना उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद, सही है। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। जिसकी पावर 1 होती है चर पद में उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। वैसे तो बोलना चाहिए एक घात बहुपद, पर इसे जो है बुक्स में जो है रैखिक बहुपद करके लिखा गया। ऐसे ये देखो इसमें जो है पावर जो सबसे बड़ी होती है उस हिसाब से इसका वर्गीकरण किया जाता है, सही है। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे 1 है तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा, सही है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो ये क्या कहलाएगा द्विघात बहुपद, ठीक है। ऐसे ये देखो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो ये त्रिघात बहुपद, त्रिघात
घात बहुपद। ऐसी इसकी देखो मैक्सिमम पावर कितनी है 4, तो ये क्या कहलाएगा चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद या 4 घात बहुपद। ठीक है, तो आपने ये दो तरीके से समझ लिया, एक पदों के हिसाब से और एक घातों के हिसाब से। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, वरना ये तो बेसिक जानकारी थी बहुपद के बारे में। तो अब जो है इसके बाद इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.1, सही है, फिर उसके बाद 2.2 कराएंगे। तो देखिए ये एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें जो है एक ही क्वेश्चन दे रखा है, उसमें जो है आकृतियां दे रखी हैं, 6 आकृतियां, 3 मैंने बना दी, 3 इसके बाद बनाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इन आकृतियों को समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, किसी बहुपद px के लिए, ये px कोई एक बहुपद है, px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, सही है, y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो है ग्राफ दे रखे हैं, इसमें जो है शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए शून्यकों की संख्या निकालना बड़ा सिंपल है इस टाइप के क्वेश्चन में। देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें जो है हमें ये ध्यान रखना है, कोई भी रेखा x अक्ष को जितनी बार काटेगी उसके वो उतने ही शून्यक हो जाएंगे। जैसे x अक्ष को एक बार काट रही है कोई रेखा तो उसका शून्यक 1 होगा, x अक्ष को 2 बार काट रही है तो उसके शून्यक 2 होंगे, x अक्ष को 3 बार काट रही है तो उसके शून्यक 3 होंगे, अगर x अक्ष को काट ही नहीं रही है तो उसके शून्यक 0 होंगे। तो देखो पहला ग्राफ देख ले रहे हैं, ये देखो ये x अक्ष है और ये y अक्ष। देखो ये रेखा जो जा रही है ये कहीं x अक्ष को काट रही है, नहीं काट रही है, तो इसका आंसर लिख देना। इसमें जो है मैंने बताया x अक्ष को नहीं काटती होगी तो उसके शून्यक कितने होंगे 0, तो अतः करके लिख देना, अतः शून्यकों की संख्या 0 है। ठीक है, आंसर में लिख देना, नंबर 1 में आंसर डाल के लिख देना, अतः शून्यकों की संख्या 0। अब देखो दूसरी आकृति देखो, ये x अक्ष को कितनी बार काट रही है, एक बार, यहीं पे तो काट रही है, ये तो y अक्ष को काट रही है, तो x अक्ष को कितनी बार काट रही है, एक बार, तो इसके शून्य कितने होंगे 1, तो यहाँ लिख देना अतः शून्यकों की संख्या 1 है, सही है, वो हिंदी में लिख देना। ऐसे ये देखो ये x अक्ष को कितनी जगह काट रही है, देखो 1 2 3 जगह काट रही है x अक्ष को, यहाँ काट रही है, y अक्ष को काट रही है, सही है, तो x अक्ष को कितनी जगह काट रही है 3, 1 2 3, तो इसमें लिख देना अतः शून्यकों की संख्या 3 है, सही है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अभी रुकिए मैं और आकृति इसकी बना रही हूँ। तो देखिए 3 आकृति ये दे रखी है, ये तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, ये पांचवा, ये छठा, 3 आकृति दे रखी है, इसमें भी शून्यकों की संख्या बतानी है। तो देखो ये x अक्ष को कितनी जगह काट रही है, 1 2 जगह काट रही है, तो इसके लिख देना अतः शून्यकों की संख्या 2 है। अब पांचवा देखो ये x अक्ष को कितनी जगह काट रही है, 1 2 3 4 जगह काट रही है, तो इसमें लिख देना अतः शून्यकों की संख्या कितनी है 4। ठीक है, 4 जगह काट रही है तो 4 शून्यक हो जाएंगे। ऐसे छठा क्वेश्चन देखो, ये जो है कितनी जगह काट रही है उसको, 1 2 3, सही है, ये यहाँ पे टच कर रही है ना एक्स अक्ष को, जो काटना हुआ ये, सही है, तो ये यहाँ पे एक ही जगह काट रही है, आप समझे कि 2 जगह, ये बड़ा बन गया पर एक जगह काट रही है, ये ऐसे काट रही है, ठीक है, तो एक ही जगह काट रही है, ठीक है, 1 2 3, तो इसमें लिख देना अतः शून्यकों की संख्या 3 है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और इस एक्सरसाइज में जो है एक ही क्वेश्चन था, अब जो है मैं एक्सरसाइज 2.2 कराऊंगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए ये एक्सरसाइज 2.2 है, इसका जो है पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मेन क्वेश्चन है ये, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक, सही है, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमने जो है ये द्विघात समीकरण दे रखी हैं, इसमें जो है क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो पहले हम शून्यक निकालेंगे। तो इसमें जो है पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसका जो है पहला क्वेश्चन ये है,
आगे के क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो बहुपद दे रखा है इसे जो है मान लेंगे। माना x² - 2x - 8 बराबर 0। इस बहुपद को हमने जो है 0 के बराबर मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए पता ही होगा। देखो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो आखिरी पद होता है यानी कि अचर पद, अचर पद की जो है, अचर पद कितना है -8, इस अचर पद की जो है x² के गुणांक से, x² का गुणांक कितना है यहाँ पे 1, x² की गुणा में जो संख्या होती है वो x² का गुणांक होगा, x की गुणा में जो संख्या होगी वो x का गुणांक होगा। सही है, तो अचर पद की x² के गुणांक से गुणा करते हैं सबसे पहले शून्य निकालने के लिए। तो देखो अचर पद कितना है -8, x² का गुणांक कितना है 1, -8 की 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -8, 8 बनता है 8 और -8 आ जाएगा। अब हमें जो है ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जो गुणा करने पे तो -8 आ जाए, जिन दो संख्याओं की गुणा करेंगे तो -8 आ जाए और उन्हें जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए -2 आ जाए। सही है, मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करते हैं अचर पद की गुणा x² के गुणांक से करते हैं। तो जो संख्या आएगी, जैसे अचर पद की गुणा x² के गुणांक से करी तो जो संख्या आई ये -8, इसमें क्या करना है, ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जो गुणा करने पे -8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे -2 आ जाए। सही है, बीच वाली संख्या के बराबर आ जाए जोड़ने या घटाने पे। तो देखो हम ऐसी दो संख्या हम ले सकते हैं 4 दूनी 8। देखो दो संख्या क्या ले सकते हैं, -4 गुणा 2, 4 की 2 से करेंगे 4 दूनी 8 और माइनस प्लस की गुणा होगी तो माइनस। तो ऐसी दो संख्या मिल गई, -4 की 2 से गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा और अगर -4 में से प्लस के 2 घटा देंगे तो -2 आ जाएगा। वही बात मैंने बताई थी, ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जो गुणा करने पे -8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे -2 आ जाए। तो देखो जोड़ा -4 में से 2 को घटाया तो कितना आ गया, -2 आ गया। तो वही बात आ गई। सही है, तो अब हम ये -2 की जगह पे ये संख्या लिखेंगे -4x और प्लस का 2x। अब ये संख्या नहीं लिखेंगे माइनस का 2x। ठीक है, बाकी सेम वैसे ही रहेगा। तो इसे अब लिख दो x², अब -2x की यहाँ पे क्या लिखेंगे हम -4x और प्लस का 2x और ये माइनस का 8 बराबर 0। ये बात समझ में आ गई थी ना। अब देखो इन दो टर्म में से देखो और इन दो टर्म में से देखो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x। देखो x² है और यहाँ पे x है तो x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, 2x थे, एक x से लगा तो एक ही x तो बचेगा। x² का मतलब होता है x इंटू x, एक x कॉमन ले लिया तो एक ही x तो बचेगा। तो वही काम तो कर रहा है, एक x कॉमन ले लिया तो एक x तो बचेगा और -4। अब देखो यहाँ से 4 की गुणा में x था, x कॉमन ले लिया तो 4 ही तो बचेगा। ऐसे यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है इन दो टर्म में से 2, क्योंकि 8 में भी तो 2 आता है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 चौक 8, 2 इंटू 4 और 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पे तो 2 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, x - 4 बराबर 0। अब देखो x - 4 यहाँ पर भी और x - 4 यहाँ पर भी है तो देखो दोनों तरफ सेम है ना, तो कॉमन ले लो। x - 4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x - 4 चला गया तो क्या बचेगा x प्लस, यहाँ से x - 4 चला गया तो क्या बचेगा +2, ये 2 बचेगा बराबर 0। अब ये दो ब्रैकेट आई है, इन्हें एक एक करके 0 के बराबर लिखेंगे। जब x - 4 बराबर 0 तब x - 4 बराबर 0 है तो -4 है, उधर जाके +4 हो जाएगा तो x बराबर कितना आएगा 4। एक तो ये शून्य का आ गया। अब इसे लिख दो, इसे मिटा दे रही हूं। जब x + 2 बराबर 0 तब, जब x + 2 बराबर 0 तो प्लस का 2 है, उधर आके -2 हो जाएगा तो x बराबर कितना आ गया -2।
जो पहला शून्य का आता है उसे अल्फा मान लेते हैं और जो दूसरा शून्य का आता है उसे बीटा मान लेते हैं। ये तो शून्यक हो गए, सही है। एक कितना आया शून्यक 4 और दूसरा -2। तो ये पहली कंडीशन तो निकाली कि शून्यकों की शून्यक ज्ञात कीजिए, तो हमने शून्यक ज्ञात कर लिए, सही है। फिर क्या बोले, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब इसकी जांच करनी होगी शून्यकों के योग की और शून्यकों के गुणांक की। तो जांच कैसे करेंगे, देखो शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, सही है। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो जांच करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। जांच करने के लिए ये होता है, सही है, ये होता है शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -b/a, ठीक है। और अल्फा बीटा तुम्हें पता चल रहा है, ये मैंने लिख दिया, अल्फा ये है और बीटा ये है, ठीक है। तो जांच करने के लिए पहले शून्यकों का योग करते हैं, वो किसके बराबर आना चाहिए -b/a के, तो हमारी जांच हो जाएगी। अब b और a कहां से आएंगे, देखो बहुपद की जनरल फॉर्म होती है द्विघात बहुपद की ax² प्लस का bx प्लस c, सही है। ये जनरल फॉर्म होती है, मतलब इसका व्यापक रूप द्विघात बहुपद का। त्रिघात बहुपद का क्या होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो उसका व्यापक रूप ये हो जाएगा, स्मॉल d बना दो, सही है, त्रिघात बहुपद का। और रैखिक बहुपद का क्या होता है, ax प्लस b, ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है, मतलब जनरल फॉर्म, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद, क्योंकि x के पावर मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो हम इसकी बात करेंगे, इनकी बात नहीं करेंगे। तो a और b मैंने बताया कहां से आएंगे। अब इस बहुपद की इससे कंपैरिजन करो, यहाँ पे देखो x² का गुणांक कितना है a, और यहाँ पे x² का गुणांक कितना है 1, तो a बराबर कितना आ गया 1। अब देखो यहाँ पे x का गुणांक कितना है b, मतलब जो गुणा में होता है वो गुणांक होता है, x का गुणांक कितना है +b, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है -2, तो b बराबर कितना आ गया -2। अब यहाँ अचर पद देखो c है और यहाँ अचर पद क्या है -8, तो c बराबर कितना आ गया -8। a b c की वैल्यू मिल गई है, अब इसमें पुट कर देंगे। देखो जांच में क्या करते हैं, मैंने बताया शून्यकों का योग बराबर -b/a, ये शून्यकों का योग होता है, वो किसके बराबर आना चाहिए -b/a, ठीक है। -b क्या होता है, b क्या होता है x का गुणांक, a क्या होता है x² का गुणांक। अगर हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, कैसे, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा, मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। देखो अल्फा कितना है 4, तो अल्फा की यहाँ पे 4 रख दिया, प्लस बीटा कितना है -2, तो ये -2, और ये माइनस पहले से ही। b कितना है -2, तो वो -2 लिख दो, ब्रैकेट लगा दिया करो अगर दो माइनस हुआ करें। a कितना है 1, तो वो 1 लगा दो। अब ये 4 लिख दो, देखो माइनस प्लस की गुणा होगी कितना हो जाएगा माइनस, और ये 2 ऐसी, माइनस माइनस की गुणा होगी तो 2 आ जाएगा, अपॉन में या 2/1, तो यानी कि 2 ही हो जाएगा। अब देखो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, और ये 2 पहले से चल लेगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 है और राइट हैंड साइड भी 2 है, तो हमारा ये जांच हो गई, शून्यकों का योग जो है -b/a के बराबर आ गया। शून्यकों का योग करा तो वो भी 2 आया, और -b/a की वैल्यू लगाई तो वो भी 2 आया, तो ये हमारी जांच हो गई। 2 जांचें करनी होती है, पहले तो शून्यकों का योग करते हैं, वो -b/a के बराबर आना चाहिए, फिर शून्यकों का गुणांक करते हैं, वो आना चाहिए c/a के। तो वो जो दूसरी जांच क्या होती है, दूसरी होती है शून्यकों का, यहां लिख दो, यहां लिख देना यहाँ पे शून्यकों का योग, चलो लिख दे दिया, शून्यकों का योग, ठीक है। और यहां मैं ये लिख दूंगा शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का
गुणा, सही है, शून्यकों का गुणांक। तो शून्यकों का गुणांक मतलब शून्यकों की गुणा करी आएगी। शून्यकों का गुणांक क्या होता है? शून्य क्या है? अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा किसके बराबर आना चाहिए? C/A के। सही है, ये दो कंडीशन याद रखना जांच के लिए। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A। और शून्यकों का गुणांक क्या होता है? अल्फा बीटा बराबर C/A। ठीक है, अल्फा बीटा की गुणा करेंगे तो वो C/A के बराबर आना चाहिए। अल्फा क्या है? 4, तो अल्फा की यहाँ पे 4। बीटा कितना है? बीटा है -2, तो बीटा की यहाँ पे -2। सी कितना है? -8, सी की जगह पे -8। ए कितना है? 1, तो उसकी जगह पे 1 लगा दो। देखो माइनस प्लस की गुणा होगी, देखो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 4, तो माइनस प्लस की गुणा होती है तो माइनस हो जाता है। 4 दूनी 8, -8/1 यानी कि -8 आ जाएगा। तो देखो शून्य को गुणा करी तो -8 आया और C/A की वैल्यू लगाई तो वो भी -8 आया। तो ये हमारी जांच हो गई। सही है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताएं। तो देखिए पहले का दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, ये बहुपद दे रखा है, इसके हमें शून्य ज्ञात करना है और फिर शून्यकों की जांच करनी होगी, योग की और गुणांक की। ठीक है, तो पहले हम बहुपद ज्ञात कर लेंगे। बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले जो बहुपद दे रखा होता है उसे 0 के बराबर लिख लेंगे। तो इसलिए इसे जो है मान लेंगे, माना 4s² - 4s + 1, ये s है। ठीक है, कहीं में आप लोग 5 समझे, 4s ये सही से बना ही दो, वरना है तो बहुत बहुत कर रहे। ठीक है, 4s² - 4s + 1 बराबर 0 कर लिया। सही है, हमने मान लिया। अब क्या करते हैं? मैंने बताया अचर पद, जो अचर पद होता है उसकी गुणा किससे करते हैं? x² के गुणांक से। अब यहाँ पे s² है तो उसके गुणांक से करेंगे। ठीक है, अचर पद कितना? 1 और s² का गुणांक कितना? 4, तो 1 की 4 से गुणा करो, 1 × 4 कितना आएगा? 1 की 4 से करेंगे तो 4 ही तो आएगा। अब जो है हमें ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनकी गुणा करने पे +4 आ जाए और जोड़ने पे कितना आ जाए? माइनस, जोड़ने या घटाने पे -4 आ जाए। तो देखो ऐसी दो संख्या कौन सी होंगी? -2 की गुणा -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस माइनस की गुणा होती है तो प्लस हो जाता है, 2 दूनी 4। देखो -2 की गुणा -2 से करी तो कितना आ गया? +4 आ गया, जो ये था। ऐसे मैंने बताया अगर इन्हें जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -4 आना चाहिए। अगर -2 को -2 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? -4। सेम साइन होता है और उसके बीच में अगर ये साइन होगा तो गुणा होगी, गुणा का साइन। इसमें देखो कुछ साइन नहीं लगा, सिर्फ माइनस का साइन है, इसका मतलब इसे जोड़ा जाएगा। सही है, तो सेम साइन वाले जुड़े जाते हैं। -2 कितना हो जाएगा? -4। तो देखो हमें ऐसी दो संख्या मिल गई, -2 की गुणा -2 से करी तो 4 आ गया, -2 में -2 जोड़ा तो -4 आ गया। तो यही चीज तो लाना थी। देखो 4 भी आ गया और -4 भी आ गया। सही है, तो हम -4 की जगह पे क्या लिखेंगे? -2 -2s -2s। ठीक है, तो ये 4s² -4 की जगह पे क्या लिखेंगे? 4s की जगह पे -2s -2s और ये प्लस का 1 बराबर 0। समझ में आ गई होगी ये बात। अब क्या करेंगे? इन दो टर्म में से देखो और इन दो टर्म में से, इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है? देखो 4 में भी 2 आता है तो यहाँ से 2 आ रही है कॉमन, क्योंकि 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, तो 2 कॉमन आ गया। और क्या कॉमन आ रही है? यहाँ पे 2s है और यहाँ पे 1s है, तो s भी कॉमन आ रहा है। तो 2s कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? एक तो 2 बचेगा यहाँ से और एक s चला गया तो एक s बचेगा ना, 2s। यहाँ पे पूरा 2s चला गया तो क्या बचेगा? 1 किसका? माइनस का। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लो? जबरदस्ती का माइनस कॉमन ले लो। कितना? माइनस का -1 कॉमन ले लो जबरदस्ती का। ठीक है, और जब माइनस कॉमन लेते हैं जबरदस्ती में तो जो माइनस की टर्म होती है वो प्लस हो जाती है और जो प्लस की होती है वो माइनस हो जाती है। अब देखो माइनस का 2s था, अगर हमने -1 कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का 2s हो जाएगा और जो प्लस का 1 था वो माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर 0।
अब देखो 2s माइनस वन यहाँ पे भी है, 2s माइनस वन यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लो 2s माइनस वन। अंदर क्या बचेगा, 2s माइनस वन चला गया तो ये 2s बचेगा ना, तो ये 2s आ गया। यहाँ से 2s माइनस वन चला गया तो ये माइनस वन बचेगा, तो ये माइनस वन आ गया, और ये बराबर 0। देखो 2s माइनस वन, 2s माइनस वन, इसे जो है एक एक करके 0 के बराबर लिखेंगे। जब 2s माइनस वन बराबर 0 तब 2s बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वन है उधर आके प्लस वन हो जाएगा। अब ये s की गुणा में कितना है 2, ये 2 इसके अपॉन में पहुंच जाएगा, तो s बराबर कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये आ गई अल्फा की वैल्यू। सही है, जो पहली वैल्यू आती है वो अल्फा की होती है। अब दूसरी में क्या लिखोगे, जब वही कंडीशन लिखना है, जब 2s माइनस वन बराबर 0 तब। अब डायरेक्ट लिख दू क्योंकि सेम था ना, तो डायरेक्ट लिख देनी है। s बराबर कितना आ जाएगा, माइनस वन है उधर आके प्लस हो जाएगा, ये 2s है तो जो 2s की गुणा में है वो अपॉन में आ जाएगा, तो s बराबर 1/2। ये बीटा की वैल्यू आ गई। सही है, तो दोनों शून्य बराबर आए हैं। ठीक है, अब जो है जांच करेंगे। जांच में क्या होता है, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, वो लिख लेना शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए, -b/a के। अब इसकी इस वाले बहुपद से इसकी कंपैरिजन करो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ x² का गुणांक कितना है a, और यहाँ s² का गुणांक कितना है 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4। यहाँ देखो x का गुणांक कितना है b, और यहाँ s का गुणांक कितना है -4, तो b बराबर कितना आ जाएगा -4। यहाँ देखो अचर पद c है और यहाँ अचर पद +1 है, तो c बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, अल्फा की जगह पे 1/2, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की जगह पे 1/2, माइनस b कितना है -4, तो -4 ऐसे लगाएंगे। a कितना है 4, तो a की जगह पे 4 लगा दो। अब इसका एलसीएम क्या लेंगे 2, तो एलसीएम 2 ले लेंगे। जब एलसीएम 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर की जब ये देखो ये अंश होता है और ये हर, जब हर सेम होता है तो उसे एक बार ले लेते हैं, तो ये उसे एक बार लिख देते हैं मतलब एलसीएम में। और ऊपर की जो भी संख्या होंगी, अगर प्लस का साइन होगा तो वो जुड़ जाएगा, अगर माइनस का साइन होगा तो वो घट जाएगा। तो देखो प्लस का साइन है तो 1 + 1 जुड़ जाएगा, और ऐसे ही देखो माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 ऐसे रहेगा, और अपॉन में 4। ठीक है, माइनस माइनस की गुणा करी तो वो प्लस हो गया, और 4 ऐसे ही रहेगा, और अपॉन में 4। देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और अपॉन में 2, और ये 4 अपॉन में 4 काटो, 4 × 4 4 × 4, 2 × 2 2 × 2, तो 1/1 यानी कि 1 आ गया, 1/1 यानी कि 1 आ गया। देखो लेफ्ट हैंड साइड भी अल्फा प्लस बीटा करा हमने तो 1 आया, और -b/a करा तो भी 1 आया, तो ये हमारी जांच हो गई शून्यकों के योग की। अब शून्यकों का गुणांक की जांच कर लो। शून्यकों का गुणांक क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर कितना आना चाहिए c/a। सही है, ये शून्यकों का गुणांक होता है। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है वो भी 1/2, c कितना है 1, a कितना है 4। देखो 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 की 2 से करेंगे तो वो 4 आ जाएगा, और ये 1/4 तो चल ही रहा। देखो शून्यकों को गुणांक करा, गुणा करी तो 1/4 आया, और c/a की वैल्यू लगाई तो भी 1/4 आया। तो शून्यकों को गुणांक किसके बराबर आना चाहिए c/a के। तो ये हमारी जांच हो गई। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी जो है मैं कल कराऊंगा। बाकी जो बचे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज को मैं कल कंप्लीट करा दूंगा, फिर परसों से जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और जो भी चैनल पे नया आए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।